हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सभी की रिक्वायरमेंट पर, जैसा कि आप चाहते थे कि हम आपको करंट अफेयर करवाएं और वीकली करंट अफेयर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी, उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हमने ये एक नया, जिसको हम कह रहे हैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये नई सीरीज रहेगी कि हम आपको हर 7 दिन के वीकेंड पर यानी संडे के दिन हम आपको वीकली करंट अफेयर रेगुलर कराते रहेंगे। ये आपको संडे को मिलती रहेगी। जैसा कि हम आज शुरू कर रहे हैं, इसमें हमने 30 जून से लेकर के 6 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स को रखा है। और ये जो करंट अफेयर होने वाले हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। लेक्चर के लास्ट में आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर, जैसा कि हमने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। ये वाला जो करंट अफेयर है, ये आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम और टीचिंग एग्जाम सभी में मदद करने वाला है। आप जानते हैं करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है। इसी में हम सारी बातें करने वाले हैं कि पिछले 7 दिनों के भीतर क्या क्या प्रमुख घटनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपके लिए जानना जरूरी भी है। इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने रखा है और वो है नए कानून जो बने हैं, उनमें नई धाराएं क्या बदली हैं। पहले धाराएं जो जानी जाती थी, जैसे 420 की एक धारा होती थी, वो अब किस नंबर से जानी जाएगी। आप जानते हैं कि धाराएं बदल चुकी हैं। वही धाराओं के बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको ये सब मिल सकता है। ओके, आगे बात करते हैं भाई कि हमारा ये करंट अफेयर में शुरुआत में क्या क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहां पर सवाल है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। प्रोटेम स्पीकर पहले आपको बता दें कौन होता है। प्रोटेम स्पीकर होता है जब संसद में जितने भी लोग होते हैं जो विनिंग मेंबर्स होते हैं, जैसे अभी आपने सांसदों की वोट डाले होंगे, ये विनिंग मेंबर्स जब संसद में अंदर पहुंचते हैं तो दरअसल इनमें से ही एक सीनियर व्यक्ति को यहां अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और इसका काम होता है कि बाकी सांसदों को वो शपथ दिला सके। तो यही सीनियर व्यक्ति, जनरली हमेशा से यही होता आया है कि सीनियर व्यक्ति को प्रथा के अनुसार यहां पर बिठाया जाता है, जो कि अन्य सांसदों को, जो विनिंग मेंबर्स हैं, उन्हें सांसद की शपथ दिला सके। लेकिन ऐसा कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है कि हमेशा सीनियर व्यक्ति ही रहेगा। लेकिन विपक्ष ने इस बात का इस बार बहुत विरोध किया कि जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वो सीनियर व्यक्ति नहीं थे। दरअसल इन्होंने संविधान तो पढ़ा नहीं है और संविधान की प्रति लेकर के, कॉपी लेकर के कह रहे थे कि संविधान खतरे में, और विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया। जबकि हमारे संविधान में ये कहीं मेंशन ही नहीं है कि सीनियर व्यक्ति रहेगा। ये तो एक प्रथा चली आ रही है कि जनरली सीनियर व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना करके, वो प्रोटेम स्पीकर का काम रहता है कि बाकी सदस्यों को वो शपथ दिला सके और नए स्थायी जो परमानेंट यहां पर अध्यक्ष रहेगा उसकी वोटिंग करवा सके, उसका चुनाव करा सके। बस इतना काम है इसका। अगर हम कहें कि ये कितने समय तक रहता है, समय की बात करें कि कितने समय तक ये रहता है, तो ये समय आप कह सकते हैं सबसे कम समय, 1 दिन, 2 दिन या फिर 3 दिन, जितने समय में ये सारे लोग, जैसे कि आप जानते हैं 543 लोगों का चुनाव होता है। इन 543 लोगों को जितना भी समय शपथ लेने में लगेगा, उसके बाद ये काम इसका खत्म हो जाएगा और वापस उन्हीं सदस्यों के बीच ये आ बैठेगा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कुछ ही समय के लिए बनता है। इसके बाद यहां पर जो काम करेगा वो परमानेंट अध्यक्ष काम करेगा, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। उसका चुनाव अलग होता है। तो यहां पर हमने बात की है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन बनाए गए थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब यहां पर कौन बनाए गए थे, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। यहां पे हम टिक कर देते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में पीडीएफ भी देना है, तो पीडीएफ में भी आपके पास ये टिक रहे, जिससे आपको पता रहे कि इसका आंसर ये है। आपको समझ में आ गया प्रोटेम स्पीकर क्या है। अब प्रोटेम स्पीकर का एक पिक्चर देख लीजिए, जो जिस बार जो बने हैं। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो इनकी बात कर रहे थे। ये है भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब कहां से आते हैं, कौन सी लोकसभा से ये इनका चुनाव किया गया है, सब जानेंगे इनके बारे में। ये उड़ीसा के भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर इस बार बनाया गया। सवाल अगर पूछ लेता है आपसे कि कहां की संसद लोकसभा सीट से आए हैं, तो उड़ीसा की लोकसभा सीट से आए हैं। इनका जो नियुक्ति की गई है
वो किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, और राष्ट्रपति इस समय पर द्रौपदी मुर्मू हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति उनके द्वारा की गई है। आर्टिकल नंबर 95 फर्स्ट के द्वारा ये ऐसा काम किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? अस्थायी स्पीकर होता है, और जब अस्थायी स्पीकर होता है, अस्थायी स्पीकर होता है, यह नियुक्ति तब की जाती है जब नियमित स्पीकर चुने जाते हैं। जब नया स्पीकर स्थायी आता है तब तक के लिए होती है। हमने यहां पर आर्टिकल आपको बता ही दिया है, आर्टिकल है 95 का फर्स्ट, जिसके तहत राष्ट्रपति इसका चुनाव करता है, इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बात करें, इसका काम क्या है? शपथ दिलाना, जैसा कि हमने आपको बता दिया, बाकी मेंबर्स को शपथ दिलाने का इसका काम है। और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना, जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा उसकी वोटिंग करवाना भी इसी का ही काम है। और ऐसा वोटिंग करवाना ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, कुछ ही समय में हो जाता है। हालांकि इंडियन पॉलिटी में ये सवाल पूछा गया था, उसमें पूछा गया था, बहुत सारी पोस्ट दे रखी थी और मैं पूछा था इनमें से कौन सी ऐसी पोस्ट है जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, तो यही है प्रोटेम स्पीकर। इंडियन पॉलिटी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था ये। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा सवाल जानते हैं क्या है। बदावन बंदरगाह परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूछा जा रहा है कि यह बदावन बंदरगाह परियोजना कहां पर है, आपसे पूछ रहा है कहां पर है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। ये हमारा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह है, और बंदरगाह हमेशा वहीं होगा जहां पर समुद्र तल होगा, यानी समुद्र की सीमा होगी। उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं सकता है, मध्य प्रदेश में हो नहीं सकता है, जहां पर समंदर नहीं है वहां डॉकयार्ड नहीं होगा। तो जहां पर डॉकयार्ड नहीं है वहां पर एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है ग्रीनफील्ड योजना। उस ग्रीनफील्ड योजना में यह किया जाता है कि जहां पर अगर बंदरगाह है तो ठीक, अगर नहीं है तो खुरच करके दूसरा बंदरगाह बनाते हैं। कृत्रिम बंदरगाह होता है ये, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है, मनुष्य के द्वारा खरोच करके बनाया जाता है। खरोच के मतलब मशीनों के द्वारा खरोच के बनाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बदावन बंदरगाह कहां है, तो महाराष्ट्र में है। एक बार लोकेशन देख लीजिए, ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये हमने यहां पर मैप दिया है आपको, ये महाराष्ट्र है, और यहां पर ये रहा आपका बदावन बंदरगाह, बदावन बंदरगाह। याद रहेगा आपको? ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस बंदरगाह को किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत। इसका उद्देश्य क्या है कि जहां पर कोई भी बंदरगाह नहीं है वहां पर बंदरगाह खरोच करके बनाना। ठीक है, आगे बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे यहां पर बंदरगाह 2 प्रकार के हैं। इस बंदरगाह की बात करें तो इस पर कितना खर्चा किया गया है परियोजना पर, तो 76,200 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं इस बार इस परियोजना पर। ठीक है, जिससे इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? भूमि अधिग्रहण के लिए। ठीक है, यानी एक ये होता है एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, और मुख्य बुनियादी ढांचा और विकास टर्मिनल करना, उनका टर्मिनल का विकास करना, ऐसा इसका उद्देश्य है 76,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ। अगर कहें कि 2 श्रेणियों में हम इनको बांटते हैं, एक श्रेणी है जिसमें बड़े बंदरगाह आते हैं और दूसरे होते हैं छोटे बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह ये प्रशासनिक, ये जो प्रशासन होता है उसके अधीन होते हैं। जहाजरानी मंत्रालय का नियंत्रण और जल मार्ग का नियंत्रण इन पर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है, 2 कैटेगरी के हैं। हालांकि हम ज्योग्राफी, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उसमें ये सारे बंदरगाह याद करवाते हैं, कौन सा बंदरगाह कहां पर है, ये कितने बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, सबको याद करवाते हैं इंडियन पॉलिटी की, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। ओके, चलिए, यहां पर 12 बंदरगाह प्रमुख हैं, जिनमें हमने ये देख रखा है कि कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ठीक है, ओके, ये हम आपको ज्योग्राफी में याद कराएंगे कौन कौन से बंदरगाह अन्य हैं। बट इसको याद रखिए कि ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर था? महाराष्ट्र में। अगले बात करते हैं, भारत में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हुए? यहां पर सिंपल पूछा गया है कब लागू हुए, तो करंट अफेयर में ऐसा सवाल पूछ सकता है। लेकिन बाकी चीजें, अन्य चीजें जो हम आपको यहां पर बताएंगे, वो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो है जिसको हम बोलते हैं न्यू क्रिमिनल लॉ इंडियन कोड ऑफ जस्टिस 2023,
इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। अभी हमने पॉलिटी में कुछ ही समय पहले इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ाया है, जिसको अब बदल करके 2023 में नया कर दिया गया है। तो लागू की बात करें तो इन्हें 1 जुलाई को लागू किया गया है, 1 जुलाई को लागू किया। हाँ जी, आपने यहां पर देखा 1 जुलाई को इसे लागू किया गया है। अब यहां पर जान लेते हैं कि भाई क्या क्या बातें हैं। यहां पर 3 कानून लागू किए गए हैं। देखिए 3 कानून में क्या है, नए आपराधिक कानून 20 दिसंबर को लोकसभा के द्वारा और 21 दिसंबर को राज्यसभा के द्वारा पारित किए गए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर को इन पर साइन कर दिया था और मंजूरी दे दी थी। जब भी कभी कोई बिल आता है वो तब तक बिल रहता है जब तक कि राष्ट्रपति का साइन उस पर ना हो जाए। राष्ट्रपति का साइन हो जाने के बाद वो बन जाता है एक्ट। यहां पर 3 नए आपराधिक कानून हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहां पर कुछ और बातें प्रमुख कि अब जो चेंज किया गया है वो किसमें किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, ये 2023 जो है ये किसकी जगह पर आया, 1860 की जगह पर इंडियन पीनल कोड। यहां पर हमने इंडियन पीनल कोड की जगह पर इसे लाया गया है। भारतीय नागरिक संहिता, जैसे हम बोलते हैं इंडियन सिविल सुरक्षा संहिता 2023, ये आया है दंड प्रक्रिया संहिता पर 1898 की जगह पर। भारतीय साक्ष्य एविडेंस के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह। याद रखिएगा, इनका समय पूछ लेगा आपसे। 3 बातें यहां याद रखनी है। और कुछ बातें कि यहां पर क्या क्या बदला गया है। यहां पर यह बदला गया है कि भाई नए कानून के तहत राजद्रोह को देशद्रोह कहा जाएगा। पहली बात, धारा 173 के तहत ईएफआईआर, धारा 173 के तहत ईएफआईआर की सुविधा दी जाएगी, यानी आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। धोखाधड़ी या फिर ठगी के मामले में का जो अपराध है, जिसको हम 420 कहते थे, ये तो बहुत बड़ा 420 है, वही 420 अब बदल दिया गया है। अब यहां पर यह कहना होगा आपको, ये तो बहुत बड़ा 316 है, तो 316 हमारा यहां पर एक धारा जो है वो बदल गई है। 18 साल से कम उम्र की महिलाएं और लड़कियों के साथ अगर बलात्कार होता है, अपराध के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाएगी, ऐसा परिवर्तन किया गया है। आगे देखते हैं और क्या क्या परिवर्तन है। ये स्पेशल हमने आपके लिए लिया है, यहां पर याद रखिएगा भाई। यहां पर जो पहले 376 लगती थी, जो पहले 376 थी, अब उसका बदल करके कर दिया गया है 63 कर दिया गया है। ठगी जो 420 था, उसे अब बना दिया गया है 316, 420 316। ओके, हत्या का प्रयास जो होता था, अटेम्प्ट टू मर्डर, इसको 307 को बदल दिया गया है 109 में, और हत्या जो होती थी 302, इसे बदल दिया गया है 101 में। याद रखिएगा, ऐसे में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी धारा अब किस नंबर से जानी जाएगी। 376 63 के नाम से, 420 316 के नाम से, 307 109 के नाम से, और 302 जो बनेगी वो 101 के नाम से जानी जाएगी। नाम मींस की नंबर से जानी जाएगी, ठीक है। धारा का नंबर ये रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको, कोई इश्यू इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। Who among the following has been appointed as the foreign secretary in India? तो याद रखेंगे, इसका आंसर है विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री को अपॉइंट किया गया है विदेश सचिव अभी हाल ही में। इनके बारे में, विक्रम मिस्त्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इन इंडिया। ओके, विक्रम मिस्त्री को विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारी हैं, जिन्हें 2022 में एनएसए सचिवालय में नियुक्त किया गया था। अगर पहले पूछ लिया जाए कि पहले विदेश सचिव कौन थे, तो केपीएस मेनन सीनियर। देखो सीनियर ही थे ये, और यहां पर नाम में भी उनके सीनियर ही है, केपीएस मेनन सीनियर, केपीएस मेनन
सीनियर, याद रखिएगा केपीएस मेनन सीनियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है भाई? याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एस, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, एस नागेश कुमार, संजीव कुमार, विनायक चतुर्वेदी, संतोष मेहता। तो यहां पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो है 30 जून, यानी जो हमने यहां पर समय दिया 30 जून को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है। 3 बुकें रिलीज की हैं और यह जो किताबें लिखी गई हैं ये 3 लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, बट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन उनमें से केवल एक ही है। तो यहां पर राइट आंसर होगा एस नागेश कुमार। एस नागेश कुमार उन तीनों में से हैं। अब तीनों बुकों के बारे में जान लेते हैं कि भाई किस किस ने ये किताबें लिखी हैं। तो वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ये किताब जो लिखी है ये एस नागेश कुमार ने लिखी है, जैसा कि सवाल आपसे पूछा गया था। 3 किताबों का विमोचन किया है, जिनमें से एक किताब ये है जो कि एस नागेश कुमार के द्वारा लिखी गई है। दूसरा एक और किताब है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकटेश नायडू, वेंकटैया नायडू, संजय किशोर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये दूसरे व्यक्ति हैं। तो यहां पर हमने इनके बारे में और इनके बारे में याद रखना, हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो केवल इनमें से एक के बारे में पूछा था, एस नागेश कुमार की किताब, यानी इनका नाम दे करके पूछा था। अगली तीसरी किताब है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13 वाइस प्रेसिडेंट। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुब्बा राव के द्वारा ये लिखी गई। तीनों लोगों को याद रखना, 3 किताबें हैं, तीनों का विमोचन किया है। एक किताब एस नागेश कुमार ने, दूसरी किताब संजय किशोर ने और तीसरी किताब सुब्बा राव ने लिखी है। तीसरी किताब सुब्बा राव ने लिखी है। तीनों किताबों के नाम भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बात करें तो 2017 से 2022 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पद्म विभूषण इन्हें 2024 में मिला है और अच्छे व्यक्ति थे और अच्छा इनका कार्यकाल रहा है। आगे बात करते हैं, इनके बारे में याद रहेगा 3 किताबें वेंकैया नायडू की थी, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई थी वो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आगे, प्रसिद्ध रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, इन विच स्टेट इज द फेमस रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम। यहां पर राइट आंसर है असम। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? असम। ये जो पार्क है ये असम में है। देखिए वैसे तो हम जब वैसे तो हम जब पार्क पढ़ेंगे तो हम आपको ज्योग्राफी में और स्टैटिक में दोनों में पार्क कंप्लीट करवाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के लास्ट में चल करके हम यहां पर स्टैटिक तैयार करेंगे और ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में भी हम पार्क पढ़ाते हैं, दोनों जगह पर पार्क पढ़ते हैं। तो यहां हम आपको जब पढ़ाएंगे तो सारी चीजें याद करा देंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में ये देखा गया है कि कुछ पार्क ऐसे पूछे जाते हैं जो बड़े निराले होते हैं, कभी सुने नहीं होते। दरअसल वो स्टैटिक में नहीं पूछे जा रहे हैं, वो करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये वाला हम जब भी पढ़ाते हैं इसको कभी याद नहीं कराते, लेकिन ये करंट अफेयर में आता है, इसीलिए अब इसको भी याद कराएंगे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में कोई विशेष घटना होती है तो उस समय पर ये सवाल पूछे जाते हैं कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में है। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें कि इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया है तो छठा नेशनल पार्क बनाया गया है असम का 2021, छठा नेशनल पार्क 2021। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें अमरनाथ यात्रा होती है और उसमें अमरनाथ यात्रा के दौरान एक गुफा में लोग जाते हैं? यह है आपका जिला अनंतनाग। याद रखिएगा, अनंतनाग। आप जानते हैं, आपने शिवलिंग एक देखी होगी, बर्फ की शिवलिंग बनती है, कई बार उसके फोटो वायरल होते रहते हैं। ये उसी के बारे में पूछा जा रहा है। वो शिवलिंग जो बनती है, ये इत्तेफाक है कि वहां पर शिवलिंग का आकार बनता है बर्फ का। ये प्रकृति का नियम या प्रकृति का चमत्कार कहिए तो मानते हैं कि शिवलिंग का जो उद्गम है या शिवलिंग जो बनती है वो बर्फ की, वह वहां नेचुरल बनती है। अनंतनाग जिला ये पड़ता है। ठीक है, अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई है, ऐसा आप जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लो अब भाई कहां पर है ये। अमरनाथ की गुफाएं समुद्र तल के करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बना हुआ है। जहां पर प्राकृतिक रूप से
शिवलिंग का बर्फ का शिवलिंग बना हुआ है। अमरनाथ गुफा मंदिर पहुंचने के लिए महागुंजन दर्रा पास होता है। जैसे दर्रा हम उसको कहते हैं, जैसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, मान लेते हैं ऐसा, ये पहाड़ है, तो आप इधर जाना चाहते हैं, आप हैं इधर, इस ऊंचे पहाड़ में आप इधर हैं और इधर आना चाहते हैं, या इधर हैं तो इधर जाना चाहते हैं, तो यहां से आपको तोड़ना पड़ेगा, इसे यहां से रास्ता बनाना पड़ेगा। इस रास्ते को ही हम पास कहते हैं। खैबर दर्रा आपने सुना होगा, बहुत सारे दर्रे हैं, है ना, और हम पढ़ाएंगे आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाली में कौन कौन से दर्रे बनाए गए हैं, सब ज्योग्राफी में पढ़। तो यहां पर याद रखना है महागुनस दर्रा, महागुनस दर्रा सॉरी, ये है आपकी वो शिवलिंग। और यहां पर ये जो शिवलिंग बनती है, ये बर्फ की शिवलिंग बनती है, और बड़ा ही चमत्कारिक एक दृश्य यहां पर होता है जो लोगों को बहुत पसंद है। ये अमरनाथ यात्रा के दौरान लोग यहां पर जाते हैं। अनंतनाग जिला ये है। अगला क्वेश्चन है, सुजाता सोनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं? पहली महिला मुख्य सचिव है, महिला की बात हो रही है, पहली महिला मुख्य सचिव हैं, तो ऐसे में याद रखेंगे ये है महाराष्ट्र की। पहली महिला मुख्य सचिव कहां की बनी है? महाराष्ट्र की। सुजाता सोनिक हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद रखेंगे। ओके, ये आईएएस ऑफिसर थी, और आप जानते हैं सचिव जब बनते हैं तो शुरुआत में जो आईएएस एज ए आईएएस मिलता है वो एसडीएम मिलता है, उसके बाद प्रमोशन होकर के डीएम, फिर और प्रमोशन होते हैं, फाइनली सचिव बनते। हाँ जी, इसके अलावा एक और नियुक्ति जो पहले कुछ समय पहले हुई है वो भी आपको याद रखने हैं। ये तो महाराष्ट्र की हमने बात कर ली, जो महाराष्ट्र की पहली महिला सेक्रेटरी बनी है, लेकिन यहां पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश याद रखेंगे मनोज सिंह चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, ये फिलहाल हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए कुछ ही समय पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ, इस वजह से हमने यहां पर इनको रिकॉल करवा दिया है। हाँ जी, अगला सवाल है, which was given या who was given the title of man of the series in T20 वर्ल्ड कप 2024? देखिए, वर्ल्ड कप 2024 से संबंधित ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर, यहां पर थंबनेल जो आपको हमने जो बनाया था उसमें, उस लेक्चर में सब कुछ बताया A to Z। यहां पर हमने आपको ये लिंक भी दे दिया है, आप जब ये पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं, और वहां पर इसको कॉपी पेस्ट करके भी आप यूट्यूब पर डाल करके ये देख सकते हैं, अदरवाइज क्लिक करिएगा। हमने इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में सब कुछ बताया है, कौन सा संस्करण था, कितनी टीमें खेली, कौन जीता और कौन इसका रनर अप रहा, कितने रुपए किसको मिले, ये सब कुछ बताया है। मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द सीरीज कौन था, सब कुछ बताया गया है इसमें। ठीक है भाई, तो आपने अगर अभी तक ये नहीं देखा है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, और सवालों की संख्या अगर देखें तो कम से कम 20 सवाल बन सकते हैं, तो प्लीज आप इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा जो हमने कुछ ही समय पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया था, जिस समय पर भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, वहां पर क्लिक करके आप इसे देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर इसका भी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ इसका भी हम इंडिविजुअल उसमें अलग से डाल देंगे, तो आप इसकी भी चिंता मत करिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको इसका T20 वर्ल्ड कप का, साथ में ये जो हम पूरा पढ़ा रहे हैं जो आपका करंट अफेयर का है, इसका भी मिल जाएगा, दोनों का मिल जाएगा। इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ हम जो इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट का हमने यहां पर ये लिंक दे दिया है, आप इस पर क्लिक करिएगा पीडीएफ में, और आप इस पर भी हमारा ये बाकी के चैनल जो आपके प्लेलिस्ट हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का, इन दोनों का हमने डाल दिया है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में इंडियन पॉलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ डेप्थ में समझाया गया है, तो आप एक बार इसको चेकआउट करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस, ये है आपका प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यहां पर रैंक के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। इंडेक्सेस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जब आपका एग्जाम होगा तो वहां पर पूरा एक करंट अफेयर लेके आएंगे, और वो करंट अफेयर लगभग 6-7 घंटे का रहेगा, कंप्लीट ईयर का करंट अफेयर उसमें करवाएंगे, वहां पर इंडेक्सेस को अलग से
अपॉइंटमेंट को अलग से, स्पोर्ट्स को अलग से, सारी चीजें एकदम सेपरेट सेपरेट करवाएंगे जिससे आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाए। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की रैंक की बात हो रही है, तो यहां पर रैंक है आपकी 72, 72 हमारी रैंक रही है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर देखें तो शीर्ष पे कौन रहा है? सिंगापुर। सिंगापुर पहले नंबर पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है और अमेरिका तीसरे पर। अमेरिका पहले पे नहीं है, याद रखिएगा, अमेरिका तीसरे पे है, सिंगापुर पहले पे, डेनमार्क दूसरे पे और तीसरे पे है आपका अमेरिका। और भारत की बात करें तो भारत 72वें नंबर पर है, भारत 72वें नंबर पर है। कुल देश इसमें जो शामिल किए गए हैं सूची में 174 देश इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ एआई कौन है तो जॉन मैककार्थी, जॉन मैककार्थी इसके फादर माने जाते हैं और बड़ा ही अच्छा इन्होंने एक शुरू किया एआई, बहुत ही मदद कर रहा है लोगों की। हालांकि लोगों का कहना है कि लोगों की नौकरी भी खाएगा क्योंकि अब बहुत सारे काम अब एआई ही करने लगा है, जैसे एंकरिंग भी एआई कर रहा है, सब कुछ, टीचर भी एआई वाले आ गए हैं, बहुत सारी चीजें अब एआई पर डिपेंड होती जा रही हैं। तो लोगों का मानना है कि आने वाले समय में नौकरियों पर बहुत ज्यादा खतरे रहेंगे। तो नौकरियों पर आगे चल करके क्या खतरे रहेंगे, अभी भी खतरे ही हैं। तो भाई फादर ऑफ एआई याद रखिएगा जॉन मैककार्थी है। आगे बात करते हैं अभिनेता मनोज वाजपेयी की जीवनी, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ मनोज वाजपेयी, ये किसके द्वारा लिखी गई है ऐसा पूछा जा रहा है। बायोग्राफी, देखिए ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो खुद के द्वारा खुद के बारे में, जीवन बारे में लिखना होता है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी जब हम किसी और के बारे में लिखते हैं, खुद के बारे में नहीं लिखते, किसी और के जीवन के बारे में लिखते हैं, उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका किसके द्वारा लिखी गई, मनोज वाजपेयी की। तो यहां पर है आपके पीयूष पांडे, पीयूष पांडे के द्वारा यह किताब लिखी गई है। किताब का पिक्चर हमने यहां पर दे दिया है, इसी किताब को अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे के द्वारा यह किताब लिखी गई है। किताब का नाम है द मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, शेट्टी साहब किस बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो यहां पर सबसे फेमस जो बैंक है, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, एसबीआई के यहां पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप यहां पर ये देख सकते हैं, शेट्टी साहब जो है वो एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यहां पर अगर बात करें कि भाई कौन से नंबर के हैं, तो 27वें अध्यक्ष हैं और जो जगह ले रहे हैं दिनेश खारा की, इसकी जगह ले रहे हैं दिनेश खारा की जगह ये ले। आगे बात करते हैं अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में भारत की स्थिति क्या थी? अभी जो हुए अंडर 23 साल यानी उम्र 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 हुई और इसमें भारत की बात करें तो भारत पहले स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन किया गया है वो अम्मान में किया गया है, अम्मान जो कि जॉर्डन की राजधानी है, अम्मान जॉर्डन, अम्मान जॉर्डन में किया गया है। अगर भारत में पदकों की बात करें तो टोटल 8 पदक आए हैं, जिनमें से 4 जो है वो गोल्ड है, 4 आपके गोल्ड हैं, 2 आपके ये है सिल्वर, सिल्वर और 2 आपके हैं ब्रॉन्ज, याद रखेंगे 2 आपके ब्रॉन्ज हैं। तो यहां पर टोटल आपके 8 हैं। इस तरह से हमारा भारत सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला पहले नंबर पे आया है, शीर्ष स्थान है। ठीक है, गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं। वैसे तो 2 और मिले हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड मेडल एटलीस्ट आपको याद रहने चाहिए और इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल ही होता है ज्यादातर। तो यहां पर साहिल जगलान 97 केजी में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, अनिरुद्ध 125 केजी में और जॉन्टी जो है 92 केजी में और अभिमन्यु 70 केजी में। इन लोगों के नाम याद रख लेना, भारत के लोग हैं और भारत के लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं। भाई इनके नाम याद रख लेना अगर कर सकें तो, अदरवाइज याद रखिएगा भारत पहले नंबर पर रहा है। प्रोजेक्ट नेक्सस किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रोजेक्ट नेक्सस इज रिलेटेड टू विच फील्ड? याद रखेंगे ये बैंकिंग से संबंधित है। क्या काम है अभी समझाते हैं। आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने 4 आसियान देश, देखो भारत जो है हमारा सार्क में है, आसियान कंट्रीज में नहीं है। आसियान कंट्रीज में 11 कंट्री आते हैं, जिसमें है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, तिमोर लेस्ट।
इसके अलावा तिमोर लिस्ट जो है वो 11वां सबसे आखिर में जुड़ने वाला आसियान में देश है। इन 11 देशों में से फिलीपींस जो है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ये 4 देश मिलकर के ये प्रोजेक्ट नेक्सस चला रहे हैं। हमारा भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसकी सीमा के पार, भारत की सीमा के पार भुगतान जो होता है, जो पेमेंट्स होते हैं, उनको आसान बनाया जा सके बॉर्डर के बाहर। तो ये 4 कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। हालांकि अगर बात करें कि लॉन्च कब करेगा, तो 2026 में इसे लॉन्च करेगा। 4 इसमें देश हैं, इनको अपने फास्ट पेमेंट से जोड़ेगा भारत, जिसमें है आपका फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। याद रखेंगे। वैसे आसियान में कितने कंट्री आते हैं? 11 आते हैं। पहले 10 आते थे, अब एक और बढ़ गया है। सार्क में कितने कंट्री आते हैं? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये सार्क होता है। इस सार्क में कितने कंट्री आते हैं, ये एक बार कमेंट करके आप हमें बताइए कितने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिक स्कॉफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? डिक स्कॉफ टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? याद रखेंगे, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वो बने हैं नीदरलैंड के। कहां के बने हैं? नीदरलैंड के। अब आपको एक बार यूरोप का मैप दिखा देते हैं। हम जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें मैप हम शुरू करेंगे, इसी प्रकार आपको हर एक देश दिखाएंगे। तो देखिए कैसे हम आपको यहां पर देश दिखाएंगे। ये है आपका यूरोप। यूरोप में आपको क्या दिख रहा है? नीदरलैंड। तो देखिए नीदरलैंड ये वाला है जो बाहर निकल रहा है, नीदरलैंड है। नीदरलैंड ये है। इसकी राजधानी क्या है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। ये है नीदरलैंड। कैपिटल है इसकी एम्स्टर्डम। और यहां पर जो भाषा है वो डच। आपको याद है हमारे भारत में डच भी आए थे। डच जो आए थे वो नीदरलैंड के वासी थे, इन्हीं को डच कहते हैं। इनकी भाषा डच है, यहां के रहने वाले लोगों को डच कहते हैं और इनकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। यूरोप का एक बहुत ठीक ठाक कंट्री है, कोई बहुत मतलब ये कहें कि बहुत अच्छा कंट्री है तो नहीं, एक ठीक ठाक कंट्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उप राष्ट्रीय, वैसे राष्ट्रीय की बात करें तो अजीत डोभाल है, लेकिन यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उप राष्ट्रीय मतलब हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टीवी रविचंद्रन। टीवी रविचंद्रन जो है वो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगर बात करें इनके अलावा अजीत डोभाल के बारे में, अजीत डोभाल 2014 से अभी तक 10 साल लगभग इनको पूरे हो जा रहे हैं। तब तक ये हमारे 10 साल तो काम कर लिए, आगे भी शायद काम करेंगे। और ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। आईपीएस से इनकी ज्वाइनिंग होती है। धीरे धीरे ये बहुत बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं। इनके कान जो है वो थोड़े से टूटे हुए हैं, कान पर यहां पर छेद भी मिलेगा, बाली ये पहनते हैं और नाक भी इनकी छिदी हुई मिलेगी। बहुत सारे कारण हैं, आपको बताएंगे क्या कारण है उसके। चलिए, यूपीएससी उम्मीदवारों की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? Which portal has been launched by the Union Minister G Kishan Reddy to help UPSC aspirants? जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जो मदद करेगा, जैसे कोई महिला हो, SC/SC कैटेगरी से कोई व्यक्ति हो, तो उसे कुछ रुपए प्रदान किए जाएंगे जिससे कि वो तैयारी कर सके। तैयारी करने के लिए आप जानते हैं 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं। अगर आप दिल्ली में फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं जीएस का, वही कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स होता है जीएस का, हम यहां यूट्यूब पे आपको कराएंगे, जो कि वहां पर लगभग 1.5 लाख रुपए में होता है। जीएस फाउंडेशन कराते हैं, केवल जीएस होता है उसमें, और वो भी 1.5 लाख रुपए सीसेट के साथ में। बाकी मेंस की तैयारी अलग होती है वहां। तो जीएस फाउंडेशन हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप इसका एक वो डेमो देखना चाहते हैं तो एक बार इंडियन पॉलिटी की क्लास को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम आपको लेवल क्या दे रहे हैं। यहां पर अगर बात करें यूपीएससी उम्मीदवारों की मदद के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम है निर्माण पोर्टल। क्या नाम है उसका? निर्माण पोर्टल। इसके बारे में देखें तो यहां पर जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पास के लिए यूथ के लिए एक हेल्प के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, निर्माण पोर्टल। और ये मदद किस किस को करेगा? तो SC, ST, फीमेल और थर्ड जेंडर को भी ये मदद करेगा। अगर बात करें कि किन किन को ज्यादा मदद करेगा, मतलब मदद करेगा, तो ऐसे में यहां इन्होंने दिया है 1, 2, 3, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
जिनकी सैलरी सालाना इनकम जो है 1 लाख से कम है, जिनके परिवार में 1 लाख से कम लोग पैसा कमा रहे हैं साल भर में, उनकी ये मदद करेगा। ठीक है, ओके। सिविल सर्विसेज के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे उन लोगों को जिनकी इनकम 8 लाख से कम है सालाना फैमिली इनकम। ठीक है। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना शुतुरमुर्ग घोंसला खोजा गया है? शुतुरमुर्ग आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबा जो सेल होता है, सबसे बड़ा सेल जो होता है, सबसे बड़ा सेल जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है, एक सेल होता है। वैसे आप तो ये भी जानते होंगे कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। अगर आप जानते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा, बाकी अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये मिला है आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पर मिला है? आंध्र प्रदेश में। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है बहुत पुराना जो खोजा गया है वो आपका आंध्र प्रदेश में मिला है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दुनिया का सबसे पुराना शुतुरमुर्ग घोंसला खोजा गया है। यह घोंसला लगभग 41,000 साल पुराना है, जिसमें शुतुरमुर्ग के कई अंडे पाए गए हैं। याद रखिएगा, 41,000 वर्ष पुराना है, जबकि हमारे पास जो इतिहास है वो 5,000 वर्ष पुराना इतिहास है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हालांकि उससे पहले का भी इतिहास है जिसमें हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं। हालांकि 5,000 से हमारे पास में एक अच्छा डेप्थ में इतिहास मिलता है, जिसके बारे में हमारे पास साक्ष्य भी उपलब्ध हो जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। आगे बात करते हैं। 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने कितनी बार अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑन जुलाई 4th जुलाई हेमंत सोरेन वाज स्worn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड फॉर विच टाइम? इस बार कौन सी बार है जो ये शपथ ले रहे हैं? तो इस बार इनकी ये तीसरी बार है। आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, जबकि एक मुख्यमंत्री को आर्टिकल नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है। आर्टिकल नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है? राज्यपाल, जो गवर्नर होता है वो दिलाता है। इस बार हेमंत सोरेन ने तीसरी बार शपथ ली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसा कि हमने अभी बताया आपको, झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो झारखंड के फिलहाल ये करंट में पूछ सकता है झारखंड के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा वहां पर राधा कृष्णन जो है वो गवर्नर है, उन्होंने ही ये शपथ दिलाई है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब है द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। मेडिकल कमीशन का किसे नियुक्त किया गया है अध्यक्ष? यहां पर आप याद रखिएगा गंगाधर वीएन, यहां पर राइट आंसर है डॉक्टर गंगाधर वीएन को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं कि गंगाधर वीएन जो है अपॉइंटेड कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट की कमिटी होती है उसी के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन का इन्हें अध्यक्ष या चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर इसी की बात करें नेशनल मेडिकल कमीशन की, तो ये एक भारत में स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च से रिलेटेड है। इसको स्टैब्लिश जो किया गया है वो 25 सितंबर 2020 में किया गया है। किसकी जगह पर किया गया था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पर किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं भाई, 12वें विश्व हिंदी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 12वें 12th नंबर के विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? राइट आंसर है ऊषा ठाकुर को किया गया है। रट लेना इसे, ऊषा ठाकुर को किया गया है। ऊषा ठाकुर को किया गया है। इसके द्वारा 12वें विश्व हिंदी पुरस्कार जो है मिला है ऊषा ठाकुर को। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण अभियान भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? द संपूर्ण अभियान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? यहां पर राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया है। नीति आयोग की स्थापना आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर की गई है? योजना आयोग के स्थान पर की गई है। योजना आयोग को समाप्त करके इन्होंने नीति आयोग को बनाया गया था। नीति आयोग एकदम थिंक टैंक की तरह काम करता है, बॉटम अप की रणनीति अपनाता है और भारत में पहले पंचवर्षीय योजना आयोग बनाता था। यही नीति आयोग अब योजनाएं बनाता है 15 साल की, लेकिन वो टुकड़ों में बनाता है 3+5+7 करके बनाएगा।
और ये योजनाएं 15 साल के बाद बताया जाएगा कि क्या रिजल्ट इनका रहा है। अगर बात करें कि पहले अध्यक्ष इसके कौन बनाए गए थे, तो इसके पदेन अध्यक्ष हमेशा पीएम रहते हैं, तो मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया इसके बनाए गए, पहले बता रहे हैं। और उसके बाद अमिताभ कांत इसके सीईओ बनाए गए। नई पोस्ट जोड़ी गई थी सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जबकि योजना आयोग में कोई भी सीईओ नहीं होता था। इसके बाद में अगर करंट की बात करें तो करंट में इसके कौन अध्यक्ष हैं, तो मोदी जी मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं फिलहाल। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं फिलहाल भी बता दिए, पहले भी बता दिए, याद रखेंगे। योजना आयोग की जगह पर इसे बनाया गया था। इन्होंने जो है संपूर्ण अभियान भारत में शुरू किया है। संपूर्ण अभियान में 6 बातें मेन है। 6 बातों में कुछ बातें आपको बता देते हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, उनको टीका लगेगा, छोटे बच्चों को टीका लगेगा। ये सब बातें मुख्य रखी गई हैं इसमें संपूर्ण अभियान में। ठीक है, 6 ब्लॉक जो है इसमें 6 इंडिकेटर्स होंगे और 6 के बारे में हमने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं ग्लोबल ये अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइबिलिटी होती है, ये LIVE होता है, लाइबिलिटी इंडेक्स 2024, विच इज द मोस्ट लाइबल सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसा कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा रहने लायक है? ठीक है, रहने लायक पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें वियना। रहने लायक कौन सा है? वियना। ये फर्स्ट नंबर पे आया है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले नंबर पे जो आया है उसका नाम है वियना, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। तो यहां पर याद रखना है ऑस्ट्रिया के बारे में कि इसमें वैश्विक जीवांतता सूचकांक यानी लायबिलिटी ये जो है 2024 में इसका इंडेक्स आया है, और इसमें बताया है कि सबसे पहले नंबर पे कौन है? वियना ऑस्ट्रिया है, कोपेनहेगन है डेनमार्क, और ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड का। टोटल इसमें 173 कंट्री रखे गए थे, जिसमें पहला ऑस्ट्रिया का वियना आया है। सबसे बड़ा, एक सबसे अच्छा शहर माना गया है रहने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been elected as the Prime Minister of Britain in place of ऋषि सुनक? आप जानते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति थे, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, इस बार हार गई है। वहां पर 2 ही पार्टी चलती हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है वहां पर लेबर पार्टी। इस बार जो बने हैं इनका नाम है कीयर स्टारमर। याद रखिएगा, कीयर स्टारमर एक नए यहां पर प्रधानमंत्री बने हैं जो कि लेबर पार्टी से आते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के थे ऋषि सुनक। 2 पार्टियां, जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी चल रही है उसी तरीके से ये उनका फोटो है। भाई अगर आपसे पूछा जाए, आप ये तो जानते ही होंगे कि ब्रिटेन में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो ब्रिटेन की बात करें तो यहां पर एक शब्द होता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में आपके 3 आते हैं, जिसमें आपका है सबसे पहला इंग्लैंड पहला, दूसरा है वेल्स, अभी मैं हट जाऊंगा, रुक जाइए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और तीसरा है स्कॉटलैंड। अभी आपको मैप में भी दिखा देंगे। इन्हें हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब भी बात होती है यूके की, यूनाइटेड किंगडम, तो इनमें ये तीनों भी रहेंगे, 1 2 तीनों रहेंगे, प्लस इसमें उत्तरी आयरलैंड और जुड़ जाता है, उत्तरी आयरलैंड। इसको और जोड़ दिया जाए तो बन जाते हैं 4 देश और बन जाता है यूके। जबकि अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें 3 ही कंट्री आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अभी आपको मैप में भी दिखा देते हैं। मैप में देखिए आप इनको, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाले जो दिख रहे हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये वाले जो कंट्री हैं ये आपका है यूके। हमने यूके को बाहर निकाला है, यूके, जिसमें आपका यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं, जो हमने ये वाला क्षेत्र जो बनाया है ये वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। यहां पर अगर आप देखें छोटा सा हिस्सा, यहां पर एक अलग कंट्री है स्कॉटलैंड, और यहां पर ब्रिटेन। तो अभी आपको मैप में और दिखा देते हैं। आप जानते हैं ब्रिटेन जो है, इसकी राजधानी जो है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, करेंसी पाउंड स्टार्लिंग इसकी करेंसी है। जबकि यहां पर हमने आपको दिखा दिया है, ये देखिए, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये आयरलैंड है, ये नॉर्थ आयरलैंड है
और ये स्कॉटलैंड है। अगर आप इन तीनों को जोड़ दें इसमें, ये तीनों, ये वाले तीनों, तो आप इसको बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और अगर आप इसको भी शामिल कर दें, चारों को जोड़ दें, मतलब इसको भी शामिल कर दें, तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, तो आपका बन जाएगा नॉर्थ आयरलैंड। तो आपका क्या बन जाएगा, यही बन जाता है। हमने लास्ट स्लाइड में आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, आप वहां पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। आगे देखते हैं भाई, ये हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि जो आपका हरियाणा है और पंजाब है, इसकी कैपिटल है आपकी चंडीगढ़, और वहीं पर आपका एक न्यायालय भी है, और जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। दोनों राज्यों को संभालता है, पंजाब को भी हरियाणा को भी। इसके जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं उनका नाम है न्यायाधीश सील नागू, न्यायाधीश सील नागू। न्यायाधीश सील नागू के बारे में याद रखिएगा, न्यायाधीश सील नागू इसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आगे, हाल ही में शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करने की मांग की गई है। 1976 में शिक्षा को किस समिति की सिफारिश पर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, ये पहले राज्य सूची का ही विषय थी, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार जो मिला है वो राज्य को भी है और केंद्र को भी है। आप जानते हैं कि हमारे यहां पर शेड्यूल है कुछ, और उन शेड्यूल में से 7वां नंबर जो है आपका अनुसूची नंबर 7, इसमें सूचियां दे रखी हैं, और 3 प्रकार की आपके शेड्यूल्स हैं, 1 प्रकार, 2, 3 प्रकार। नेट, हाँ जी, 1 प्रकार, 2 प्रकार और 3 प्रकार। यहां पर एक जो है उसको बोलते हैं संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। यहां पर जो विषय दिए गए हैं उस पर केवल संघ कानून बना सकता है, यहां पर जो विषय दिए गए हैं उन्हें राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में कोई भी कानून बना सकता है, राज्य भी और केंद्र भी। अगर कोई ऐसा कानून है जो कि राज्य चाहता है तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर संसद के द्वारा अपने राज्य सूची विषयों पर भी बनवा सकता है, वो हम आपको पॉलिटिकल क्लास में डिटेल से बताएंगे। तो यहां पर जो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है वो 1976 में किया गया है, और यहां पर एक समिति बनाई गई थी जिसकी वजह से 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही आप याद रखिएगा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इससे पहले यह राज्य सूची था, राज्य सूची का विषय था। आज भी इसके लिए अब हंगामा होने लगा है कि इसे राज्य सूची में डाला जाए, मांग उठने लगी है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। दुनिया का पहला देश पूछा है, पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला, तो यहां पर याद रखिएगा डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप का एक कंट्री है डेनमार्क, और डेनमार्क में के बारे में जाने कि यह जो कार्बन है 2030 से लागू होगा, है ना, यह टैक्स जो है 2030 से लागू होगा। उद्देश्य है कि डेनमार्क का जो सरकार है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक 1990 के स्तर से 70% तक कम करना चाहती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर अगर बात करें कि हमने जो डेनमार्क आपको बताया है, ये डेनमार्क कहां है, तो एक बार देख लेते हैं। डेनमार्क ये वाला कंट्री है, और डेनमार्क की कैपिटल, करेंसी, ये सब देखेंगे। डेनमार्क यूरोप का एक कंट्री है, और इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, करेंसी डेनिश क्रोन है, DKK इसको बोलते हैं शॉर्ट में, डेनिश क्रोन इसकी, और ये हमने यहां पर मैप रखा है, ठीक है भाई। यहां पर हमने पूरे 7 दिन के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको कोई सवाल, आपका कोई डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, और आपके इस कमेंट में भी आपको जवाब मिल जाएगा। कोई प्रश्न यदि आपका है, कोई डाउट आपका है, कोई सुझाव यदि आपका है, वो भी मोस्ट वेलकम है आपका। अगर कोई सुझाव है तब भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी प्रकार आपको संडे के संडे
हर वीक संडे को आपको वीकेंड पर मिलती रहेगी आपको करंट अफेयर की क्लास। और करंट अफेयर में ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी कि सारा कंटेंट ऐसा हो जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है भाई, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स वगैरह में फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर के साथ साथ हम बाकी के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवा रहे हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी है, सभी की तैयारी यहां पर होने वाली है। तो भाई आप इसके साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल सके। ओके, टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे तो वहां पर डेली फॉर्म में, डेली क्विज फॉर्म में हम करंट अफेयर कराते रहते हैं। वीकली करंट अफेयर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सभी प्रकार के पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करवाएंगे आपको। @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। और लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।